एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो शिप का क्रू था वे सारे लोगों को बुला रहा था। दरअसल फायर क्रैकर्स शो स्टार्ट होने वाला था जिसके लिए वे लोग सारे मेंबर्स को बुला रहे थे। वहीं ओल्गा, ग्रे और यॉर्क धीरे धीरे कॉरिडोर से होते हुए निकल रहे थे। यॉर्क वाकी को बताती है कि दरअसल उन्हें तीसरे फ्लोर में जाना होगा जहाँ पर रबर बोट को रखा गया है। हमें वहाँ पर डायरेक्टर भी मिलेंगे। हमें सेकंड फ्लोर के पार्ट से रबर बोट पर चढ़ जाएंगे। उस रबर बोट पर तैरते हुए आपको आपकी जगह पर के डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाली पोर्ट वहां पर आकर आपको ले जाएगी और आप सेफली वहां तक पहुंच जाओगे जहां पर आप जाना चाहते हो। तभी हम देखते हैं यॉर्क के कलीग्स को जो कि उनके सामने से ही गुजर रहे थे। हालांकि तीनों को देखकर वे लोग अपने चेहरे को मुड़ा लेते हैं और दीवार से ढक लेते हैं। जब वे दोनों वहां से चले जाते हैं अब धीरे धीरे वे लोग आगे बढ़ रहे थे चुपके चुपके से। अभी एक असैसिन को एक परफ्यूम की स्मेल आती है जिसे सुनकर वो मुग्ध हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक दो वुमेन, एक मैन और एक बच्चा है। हो न हो ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। यानी कि असैसिन को अब उनके ऊपर शक हो चुका था, समझ चुका था कि ये वही है। वही हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आन्या को जो कि फायरवर्क्स के सेलिब्रेशन को देखने के लिए बाहर आई हुई थी। नोटिस करती है कि एक लड़के को उसके पिता ने अपने कंधे पर बिठाया हुआ है। ये बोलती है कि हम छोटे होने के कारण फायरवर्क्स को नहीं देख पाएंगे। अब उसे इस तरीके से कहता हुआ देखकर लॉर्ड उसे अपने कंधे पर बिठाता है और आन्या भी अब कंधे पर बैठकर फायरवर्क्स को देख रही थी। वही आन्या अपनी माँ को याद करती है, लॉर्ड से पूछती है। लॉर्ड उसे बताता है कि अगर वह यहाँ पर होती तो अब तक हमसे मिल जाती। आयना भी अब निराश होकर अपनी पावर्स का यूज करती है और उसकी माँ की आवाज सुनने की कोशिश करती है। वही हम देखते हैं यॉर्क को जो कि अपने मिशन में आगे बढ़ रही थी। उस लड़की को और उस लड़की को बचाते हुए बच्चे के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जहाँ पर भी असासन दिखते वहां पर वे अपने रास्ते को बदल लेते। इस तरीके से जैसे तैसे वे लोग बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। जैसा उसने सोचा था कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा अभी तक वैसे ही चल रहा था। जब ग्रे उसे पूछता है कि क्या हम सुरक्षित हैं, उसे पूछता है कि हम हॉल तक कैसे जाएंगे। ग्रे उसे बताती कि दरअसल चीफ ने पहले ही उनके लिए की का जुगाड़ कर लिया था जिसके जरिए वे लोग चले जाएंगे। हम छत से होते हुए उस तरफ जाएंगे क्योंकि इस समय छत पर कोई भी नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द चलना होगा। जैसे ही वे लोग छत पर पहुंचते हैं हम देखते हैं फायर क्रैकर शो स्टार्ट हो चुका था और ब्लास्टिंग की आवाज सुनकर ये लोग हैरान हो चुके थे। हालांकि और को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वे लोग जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वे लोग आगे जा ही रहे थे कि तभी एक बुलेट आकर साइड पर हिट होती है। ये बुलेट एक स्नाइपर ने चलाई थी जो दूर से उन पर एम करके रखा हुआ था। वह एक और बुलेट चलाता है यॉर्क की तरफ। हालांकि ये बुलेट यॉर्क को छूकर निकलती है और उसे एक छोटी सी खरोच आती है। हालांकि यॉर्क उससे वापस से अटैक करती है उस पर, लेकिन वह असैसिन भी उससे बच चुका था। तभी पीछे से एक और असैसिन यॉर्क के ऊपर अटैक करता है लेकिन यॉर्क उसे भी डॉज करते हुए उस पर वापस से हिट करके दूर कर देती है। देखते हैं कि अब इन्हें चारों तरफ से असैसिन ने घेर लिया था जो कि कई ज्यादा संख्या में थे। वहीं यॉर्क जो मन में सोच रही थी कि ओहो मैं कितनी ज्यादा बेकार हूँ, मुझे इनके आने का तो एहसास ही नहीं हुआ, ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी हम इनसे फाइट करना होगा, हमें इनसे बचकर निकलना होगा। वहीं हम देखते हैं स्नाइपर को जो कि यॉर्क पर एम करके बैठा हुआ था। अब इससे पहले कि वो बुलेट फायर कर पाता कोई आकर उसे मार देता है जो कोई और नहीं बल्कि चीफ होते हैं। फिर वह उसी की गन को उठाकर उन असैसिन्स को मारना शुरू कर देता है। वहीं असैसिन को पता चलता है कि यॉर्क के साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन दोनों को वहां से भाग जाने के लिए कह देती है, पर एक लड़की उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरा असैसिन जो ओल्गा को गोली मारने ही वाला था कि तभी ग्रे वहां पर बीच में आ जाता है और सारी की सारी गोली ग्रे को लग चुकी थी और अब वह गोली से घायल हो चुका था। हालांकि इन्होंने नीचे जंप कर दिया था। वहीं ग्रे कह रहा था कि ओहो ये गोली कितने ज्यादा दर्द दे रही हैं, इनका असर कितना ज्यादा होगा। वहीं यॉर्क जैसे तैसे अपने आप को आजाद कराता है और ओल्गा और ग्रे के जो जाने वाला रास्ता था उसे ब्लॉक कर देती है ताकि उस तक कोई भी ना पहुंच पाए और वे लोग सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तभी वहां पर एक असैसिन आता है। तुम्हें कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो, मैं इसे बम से उड़ा दूंगा। तभी दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक ही किक में उसे नीचे गिरा देती है और ऐसे ही करके वह सारे के सारे असैसिन को मार देती है। जो उनका चीफ था वह दूर से उसी स्नाइपर की गन से एक एक करके सारे के सारे असैसिन को मारे जा रहा था। वहीं एक असैसिन जो दीवार के पीछे छुप चुका था। वहीं चीफ जो ये सोच रहा था कि उसने इतने सारे लोगों को मारा है और अभी जगह पर ब्लडी सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं और इसे हमें जल्द से जल्द क्लीन भी करना होगा। वहीं यॉर्क जो कि एक असैसिन से फाइट कर रही थी, हालांकि वह असैसिन यॉर्क पर भारी पड़ रहा था लेकिन इससे पहले कि वह यॉर्क को जान से मार पाता यॉर्क ही उसे जान से मार देती है उस पर अपने पिन से अटैक करके। वहीं यॉर्क और चीफ आपस में बातें कर रहे थे जहाँ पर चीफ यॉर्क को सारे के सारे सबूत को मिटाने के लिए कह रहा था क्योंकि अगर वह कुछ भी छोड़ देते तो वह फंस जाएंगे। यहाँ पर यॉर्क उनसे माफी मांगती है कि उन्होंने इतना सारा प्रॉब्लम को फेस किया, इतने सारे अब चीजें इन्हें
साफ करनी होगी। जहाँ पर चीफ उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा मिशन है, तुम यहाँ पर आखिर कर क्या सकते हो। हालांकि ये असैसिन जरूर हैं पर ये हमारे लेवल के नहीं हैं और ये हमसे जीत नहीं सकते। लेकिन अब ये लोग सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और अब हमें इजीली इन्हें साफ कर देंगे। वही हम देखते हैं आन्या को, जो कि फायरवर्क्स को देखकर काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी उन सारे क्रैकर्स के सीन को। सारे के सारे लोग फायर फेस्टिवल को भी इंजॉय कर रहे थे। वहीं यॉर्क, जो कि सारे के सारे असैसिन से फाइट करते हैं, एक एक करके उनका सफाई करी जा रही थी, वो भी काफी खतरनाक तरीके से। जो चीफ था वह एक एक करके सारे एविडेंस को मिटाया जा रहा था। हम देखते हैं यॉर्क के साथी को, जो कि जुआ खेल रहे थे। तभी यॉर्क के पीछे एक असैसिन अटैक करता है, जिसमें उसकी एयरप्लेन तो टूट जाती है, बदले में यॉर्क उसे ही खत्म कर देती है, बीच से तोड़ देती है। वहीं एक और असैसिन जो डायरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, पर वह उसे गोलियों से भून देता है। वो असैसिन उसे बच रहा था, उसे डॉज कर रहा था, पर यॉर्क जाकर उसे भी खत्म कर देती है। हम देखते हैं यॉर्क के ऊपर कई सारे असैसिन अभी भी आकर अटैक करे जा रहे थे। यॉर्क जैसे तैसे बड़ी बहादुरी से उनसे फाइट कर रही थी और उन्हें काट रही थी एकदम गाजर मूली की तरह। और आप देखते हैं कि इन्होंने तो काफी सारे असैसिन को मार दिया था, पर अभी भी काफी सारे असैसिन यहाँ पर खड़े हुए थे। फायर शो खत्म हो चुका था, यानी कि क्रैकर्स ब्लास्ट करना बंद हो चुके थे। और तो तभी एक असैसिन आता है जो यॉर्क से कहता है कि ओहो, तुमने बाकी सारे लोगों को मार दिया। वहीं यॉर्क उसे कहती कि जब कोई तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट करता है, इसका मतलब ये है कि तुमसे वो फाइट करना चाहता है, और जब कोई फाइट करने के लिए आता है तुम्हें उसे मना नहीं करती, मैं उसे करके बताती हूँ कि फाइट आखिर करते कैसे हैं, और फिर जो होता है वो तुम्हारे सामने है। यॉर्क उसे कहती है क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं, और वो असैसिन कहता है नहीं, हमें उन्हें मारने के पैसे मिले हुए हैं और हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते, हमें माफ करना। जिसने भी हमें भेजा है, अगर उसे बात पता चल चुकी कि हमने काम करे वगैरह यहाँ से लौट गए, तो वो हमारी जान ले लेगा, और तो और हम ऐसे भी मारे जाने वाले हैं। उसे कहता है कि और तो और अगर हम तैयार भी हो जाएं, लेकिन ये तुम्हारे साथ जो ओल्ड मैन है वो हमें जाने नहीं देगा। यॉर्क उसे कहता है कि चीफ आप इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हो, जहाँ पर उसे बताता है कि हम इसे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि इन्हें छोड़ देना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ये लोग बाद में हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे और इन्हें छोड़ना एक बेवकूफी होगी। वो असैसिन कहता है ओ ओल्ड मैन, तुम इतना सब कुछ सोचते हो, पर तुम्हारे ख्याल एकदम ओल्ड मैन की तरह है, एकदम पाश्चात्य संस्कृति की तरह, जैसे कि वेस्ट अपने पावर का यूज करती है पैसे के रूप में, पैसे का यूज करती है अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी एक असैसिन आकर यॉर्क और चीफ के ऊपर अटैक करता है। हालांकि वे लोग नीचे झुककर अपने आप को बचाते हैं, पर ये जो अटैक था बाप कि काफी खतरनाक था, जो कि एक असैसिन ने उन पर किया था। चीफ जो कि इस अटैक से बच चुका था, लेकिन वो उससे बार बार फाइट कर रहा था। उस असैसिन से वो फाइट करता है, लेकिन वह चीफ को भी ढकेलकर पीछे छोड़ देता है, उसे गिरा देता है। फिर वह यॉर्क पर अटैक करता है और यॉर्क का हथियार जो उसके हाथों से छूट चुका था, पर यॉर्क अभी भी उसके हाव को रोके जा रही थी, उसके प्रहार को अपने पैरों से रोके जा रही थी। तभी उसे उसका अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि सामने वाला उससे कई ज्यादा स्ट्रांग है। उसे एक बात याद आती है चीफ की, जो उसे बता रहा था कि अगर तुम्हें ऐसे कोई भी चोट लगती है जिसे तुम नहीं छुपा पाओगी और ये तुम्हारे राज बाहर आ जाएगा, तो तुम्हें उस फैमिली से अलग कर दिया जाएगा जिसके साथ तुम अभी रह रही हो, यानी कि वॉइड और आन्या के साथ, जिसे आवाज चाहने लगी थी, जो उसकी अब अच्छी सी फैमिली बन चुकी थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो एक बैड वुमेन कहलाऊंगी, पर तभी वो असैसिन उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था। वह उसे देखकर डर जाती है, वह उसे सोच रही थी, पर उसे अभी भी अपनी हेयर स्टाइल का ही ख्याल आ रहा था। वो सोचती है उसके बाल कट जाएंगे कि हेयर स्टाइल को देखकर लॉयड और आन्या कैसा रिएक्शन देंगे, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। और तभी उसे ख्याल आता है कि उसे ये सब सोचना बंद करना होगा, क्योंकि अभी उसे इन सब चीजों पर फोकस करना नहीं है, बल्कि फाइट पर फोकस करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे जान से मार देगा या असैसिन उसे। भी असैसिन वर्ल्ड को बोलता है कि अगर तुम चाहो यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, पर वो उसे मना करती है। वो उससे कहती है कि वो अपने काम को करे बगैर वहां से नहीं जाएगी, वो उसे उन लोगों का पीछा नहीं करने देगी। तभी एक असैसिन उसे कहता है कि हम जैसे एजेंट्स का लाइफ कितनी ज्यादा कठिन होती है, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगी तो हम रिवॉर्ड को आधा आधा कर लेंगे, तुम्हारे पास भी पैसे आ जाएंगे और हमें फाइट नहीं करनी होगी। तभी और कहती कि मैं तुम जैसा चीफ इंसान नहीं हूँ, मैं ये सब पैसे, ओहो हाँ, मैं भी तो ये सब पैसे के लिए ही कर रही हूँ। यॉर्क ये सारी चीजें उसके मन में सोच रही थी। उसे ख्याल आ रहा था कि उसने सारे लोगों को मारा, क्यों मारा, क्योंकि उसे बदले में पैसे मिल रहे थे, पर उसे इन पैसों की जरूरत है ही नहीं। उसके पास वो सब है, उसकी अपनी एक फैमिली है जिसके साथ वो अच्छे से रह सकती है, और तो और वो ये सब कर रही है कि अपने देश को बचाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए।
ये सारे ख्याल अब उसके दिमाग में घूमे जा रहे थे और जो सोच रही थी कि अब मुझे सच में इस सारे सवालों का जवाब नहीं पता, तभी वो असैसिन उसके ऊपर अटैक करता है और वह उसके अटैक को डॉस तो करती है पर उसका पैर इस डॉचिंग में मुड़ चुका था। असैसिन उससे दूर फेंक देता है और वह यॉर्क की गर्दन पर अपनी तलवार को पॉइंट करता है। वहीं यॉर्क जिसे लग रहा था कि अब वह मारी जाएगी, ये उसका आखिरी दिन होगा और वह अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगी। शायद वह लॉन्ड्री से लॉयड की शर्ट को भी वापस नहीं ला पाएगी और तो और आन्या की वो बुक जो कि उसके पास उसने लाइब्रेरी से लाया था आन्या के लिए, वह उसे नहीं दे पाएगी। ये सारे ख्याल जो उसके दिमाग पर चले जा रहे थे। वहीं जो असैसिन था उसकी तरफ तलवार पॉइंट करके खड़ा हुआ था। वहीं यॉर्क जो कि अब अपने ख्याल पर ही खोई हुई थी, उसे यूरी की ख्याल आती है। कैसे यूरी के लिए उसने ये सारे काम किए, उसकी पढ़ाई के लिए। वहीं जो अब बड़ा हो चुका है और मैच्योर भी और अपना ख्याल रख सकता है, यानी कि वह उसका ख्याल रख लेगा और उसे यूरी के लिए अब और भी असैसिन का जॉब करने की जरूरत नहीं है। अब वह आजाद हो सकती है। क्यों ना मुझे क्विट कर देना चाहिए। अगर मेरी मौत यहाँ पर हो गई तो मैं लॉन्ड्री से लॉयड की शर्ट भी नहीं ला पाऊंगी और लाइब्रेरी भी नहीं जा पाऊंगी। मुझे अपनी फैमिली को खोना होगा जो कि मुझे बहुत ज्यादा चाहती है। वो उसे कहता है कि ये तो अब मारी ही जाएगी, जाओ उन दोनों ओल्का और असल से रोको उस बच्चे को। और इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, लॉयड खड़ी होती है और उससे अपने पिन पर अटैक करती है। और इस अटैक के बाद वह सोचती है कि आखिर उसने ओल्का की रक्षा करना क्यों चूज किया, वह ओल्का की गार्ड आखिर बनी क्यों। और उसे बस ओल्का का ख्याल आया जा रहा था, जहाँ पर वो उसे बताती है, उसने उसे बताया था कि वो अपनी लाइफ को जीना चाहती है, वो अपनी जिंदगी को शांति से जीना चाहती है। और वो उसे बताती कि ओहो, तो मेरे पास भी अपनी लाइफ का एक पर्पस है, मेरे पास भी जॉब को करने का रीजन। मैंने इस जॉब को इसलिए लिया क्योंकि मैं उस इनोसेंट बच्चे को बचाना चाहती थी, उसे एक नई लाइफ जीना चाहती थी, साथ ही साथ अपने एक और बच्चे को, जिसके लिए मैंने असैसिन का जॉब किया। यही मेरी लाइफ का पर्पस था और मैंने इस लाइफ को चूज किया क्योंकि मैं आज़ाद और खुशहाल माहौल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह भी अपनी लाइफ को जिए, वो जो लड़की थी और उसका बच्चा। और जैसे जैसे ये ख्याल मेरे दिमाग में आते जाते हैं, मेरा मकसद और भी ज़्यादा मजबूत होते जाता है, जो कि मुझे अपने काम को मोटिवेट करता है और मुझे पावर भी देता है। वो उस असैसिन की तलवार को पकड़ लेती है। वह कहती है मुझे शांति की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे शांति नहीं चाहिए और ये भी फर्क नहीं पड़ता इस तलवार को छूने पर मेरे हाथों से कितना ब्लड निकले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए और चाहे मैं अपनी फौज फैमिली से अलग क्यों ना हो जाऊं, पर ये जो मेरी फाइट है ये मेरा बैटल ग्राउंड है और मैं इससे भाग नहीं पाऊंगी। मुझे ये लड़ना होगा और मुझे इसे जीतना भी है। और हम देखते हैं कि वो उठकर एक ही फाइट में, एक ही वार में उस असैसिन को पटक देती। वही हम देखते हैं यूरी और उसके उस साथी को। ये लोग अभी भी एक किसी का पीछा कर रहे होते हैं। पीछा करते करते ये लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हम देखते हैं यूरी का जो साथी था, उसका साथी बीमार होकर नीचे गिर चुका था और वह उसके पास आता है। हालांकि वो उसे अपने साथ ले जाता है घर पे। यूरी का तो उससे पूछता है कि उसे क्या हो गया था, वो बेहोश होकर क्या गिर गया था। वो उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपनी बहन से दूर हो जाता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और तो और प्लीज मुझे, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, मैं बेहोश हो गया, जिसके कारण जिसका पीछा हम कर रहे थे, जिसे हम पकड़ रहे थे, हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। वहीं यूरी का साथी उसके लिए दवा मेडिसिन लेने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं यूरी जो बैठे बैठे सोच रहा था, उसे बचपन के बाद ख्याल आते हैं। जैसे कि बचपन में हम देखते हैं यूरी और यॉर्क को, पर यूरी बीमार था, उसे ठंड लग रही थी, तब यॉर्क को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है और उसे बहुत ज्यादा कंबल से ढक देती है, उसका ख्याल भी रखती है। और उसकी नेबर जब उसकी हेल्प करती है, उसे बताती है कि वह चाहती है यूरी ठीक हो जाए तो उसके लिए हर्बल टी को तैयार करे, जिससे उसे अच्छा लगा उसे पीने में। हम देखते हैं यॉर्क को, जो कि जंगल से जाकर उसके लिए कई सारी जड़ी बूटी लेने के लिए गई थी, पर इसमें उसकी पूरी तबीयत खराब हो चुकी थी, उसका हाल खराब हो चुका था। यूरी जो मन में सोच रहा था कि अगर वह बीमार पड़ गया तो उसकी बहन का क्या होगा, वह भी जीना छोड़ देगी, यानी उसे जल्दी जल्दी ठीक होना। वो अपने मन में सोच रहा था कि वह बहुत ज्यादा अच्छा नसीब वाला है कि जो कि उसे यूरी जैसी बड़ी बहन मिली। वह यूरी भी काफी ज्यादा खुश थी अपने भाई के लिए। मैं बहुत ही जल्द हमारे दिन को ठीक कर दूंगा, मैं बहुत जल्द बड़ा होऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तभी वह यूरी की दी हुई हर्बल टी को पीता है और उसे कुछ अजीब सा होता है। ये सारी चीजों को याद करते हुए अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो वापस से चिल्लाते हुए उठ जाता है। उसका दोस्त भी उसकी बताए हुए में सारी रेसिपी चीजों को ला लेता है जो कि उसने उसे बताई थी। वो उसे पूछता है कि क्या तुम इसे सच में पीना चाहते हो, तुमने जो जो कहा था मैंने वैसे ही की, काफी ज्यादा कड़वी है। वो उसे कहता है कि हाँ ये वही चीज है जिसे मेरी बहन ने बनाया था, इसका टेस्ट ठीक वैसे ही है जैसे कि मेरी बहन मेरे लिए बनाती थी। इसका टेस्ट मुझे मेरी बहन के द्वारा बनाई हुई हर्बल टी का याद दिलाती। उसे पीता है,
फिर हमें बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर तो उसका साथी भी डर चुका था। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो अच्छा लगे प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।